हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कोरिलेशन से रिलेटेड है, जहां हम लोग कोरिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर पे डिस्कशन करेंगे। बट प्रोबेबल एरर या स्टैंडर्ड एरर पे डिस्कशन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर के कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम आर की बात करें दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस पे डिपेंड करता है? कंप्लीटली सैंपल्स पे। मतलब हम लोग सैंपल्स की हेल्प से ही आर की कैलकुलेशन करते हैं, आर का कंप्यूटेशन करते हैं। एंड सैंपल्स में एरर्स ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम जो भी सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है। क्लियर? अब इन सैंपल्स की हेल्प से आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया, तो कहीं ना कहीं उस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी तो एरर पॉसिबल है। अब ये जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया, इसके बेसिस पे हम कई सारे जजमेंट्स करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि हमने ये जो आर की वैल्यू कैलकुलेट की है, क्या ये सिग्निफिकेंट भी है? क्या हम इसको यूज़ कर भी सकते हैं? एंड इसकी सिग्निफिकेंस आप किसकी हेल्प से इंटरप्रेट कर पाते हो? प्रोबेबल एरर की। क्लियर? मतलब बेसिकली प्रोबेबल एरर ये बताता है कि आपने जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया है उसकी एक्यूरेसी क्या है, कितना आप उस पर डिपेंड कर सकते हो। दैट इज उसकी एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के बारे में आपको कौन बताता है? प्रोबेबल एरर। होपफुली पॉइंट सबको क्लियर होगा। हम एक बार और ये पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं कि अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सैंपल्स पे। हम सैंपल्स की हेल्प से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कैलकुलेशन करते हैं। एंड क्योंकि सैंपल्स की बात करें तो उसमें कई सारे एरर्स पॉसिबल हैं। अब क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने जो कैलकुलेट किया है उसमें भी एरर हो सकता है, तो अगर उसमें एरर है तो मे बी वो उतना सिग्निफिकेंट ना हो। अब वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, दैट इज उसकी सिग्निफिकेंस, या हम कह सकते हैं उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम प्रोबेबल एरर की हेल्प लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर आप ये बता सकते हो कि जो आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया है वो यूजफुल भी है या नहीं। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। तो यहाँ प्रोबेबल एरर इन कोरिलेशन में हमने यही चीज मेंशन की है कि इट मेजर्स द रिलायबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ आर। हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी रिलायबल है या कितनी एक्यूरेट है, ये हम किसकी हेल्प से डिसाइड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर। सेकेंड पॉइंट हमने मेंशन किया कि द प्रोबेबल एरर ऑफ आर, दैट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग इट्स वैल्यू। किसकी वैल्यू इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है? आर की, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। थर्ड पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आर इज जनरली कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल्स विच आर सब्जेक्ट टू द एरर्स ऑफ सैम्पलिंग। अब क्योंकि आर को हम विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हमें प्रोबेबल एरर की ज़रूरत है। क्योंकि हमने क्या किया, किसी ना किसी फॉर्मूले से आर का कैलकुलेशन कर लिया और उसकी बेसिस पे बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत सारे डिसीजंस हम ले लेते हैं। बट मे भी हो सकता है कि जो आर हमने कैलकुलेट किया है उसमें एरर ज़्यादा हो, दैट इज़ वो सिग्निफिकेंट ही ना हो। एंड उसकी सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? प्रोबेबल एरर की। नेक्स्ट पॉइंट, from the interpretation point of view, probable error is very useful. No doubt probable error बहुत यूजफुल है। और यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो आर हमने कैलकुलेट किया वो यूजफुल है भी या नहीं। प्रोबेबल एरर ऑफ द कोएफिशिएंट कोरिलेशन। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो आर हमने कैलकुलेट किया वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। क्लियर? अगर वो सिग्निफिकेंट है तब उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हो, बट अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसके बेसिस पे आप किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्लियर? बट सबसे पहली चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी होती है? प्रोबेबल एरर। अब देखो, प्रोबेबल एरर के लिए हमने दो फॉर्मूला लिखा है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला है 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n, और इसकी जगह हमने क्या रखा? 2/3। अब देखो, वैसे अगर हम 2/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6667।
तो आप ये वैल्यू भी रख सकते हो, बट अगर आपको डेसिमल में नहीं रखना है तो याद रखना कि हम क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब देखो यहाँ पे हमने आर को कंसिडर कर लिया और यहाँ पे हमें आर की ही सिग्निफिकेंस को चेक करना है, इसीलिए हम क्या कैलकुलेट करें, प्रोबेबल एरर। तो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला है, एज पर क्वेश्चन हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि एक फॉर्मूले में 0.6745 है और दूसरे फॉर्मूले में इसी की जगह 2/3 है, बट बाकी जो मेरे पास वैल्यू है वो सेम है और वो वैल्यू क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। होपफुली फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। यहाँ देखो हमने मेंशन भी किया है कि जहाँ आर की अगर बात करें तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और एन की बात करें तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबल एरर। देखो प्रोबेबल एरर से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, तब ये पॉइंट और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। अभी फिलहाल समझते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि द प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइंस the limits within which r of randomly selected samples from the same universe will fall। अब क्या बोला है, अब देखो ये वाली अगर लाइन हम लोग पढ़ें तो इसमें सिंपली ये लिखा है कि r दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, सैंपल से। अच्छा, तो इस r की क्या लिमिट होगी, किस लिमिट में ये लाई कर सकता है, ये हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर। तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछे कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो हमें दो फिगर्स चाहिए होगी, एक आर की और एक प्रोबेबल एरर की। एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों की वैल्यू को माइनस करेंगे और ये लिमिट हमारी तैयार हो जाएगी कि इस लिमिट से लेकर के इस लिमिट तक हमारा आर लाई कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ नहीं है, ये इट है। इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द आर। बेसिकली अगर हम लोग प्रोबेबल एरर की बात करें तो ये किस लिए यूज़ होता है, आर को इंटरप्रेट करने के लिए, दैट इज़ ये बताने के लिए कि आर सिग्निफिकेंट है या नहीं, वेदर इट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट। देखो यही पॉइंट हमने मेंशन किया है कि आर सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसका कैलकुलेशन आप किसकी हेल्प से करते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर। तो देखो यहाँ पे लिमिट बताए कि कैसे हम जज करेंगे कि हमारा आर जो हमने कैलकुलेट किया है वो सिग्निफिकेंट है। इफ़ आर इज लेस देन, किससे कम है, 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर। मतलब आपके पास आर की वैल्यू दी रहेगी, प्रोबेबल एरर की वैल्यू दी रहेगी। आप क्या करोगे, प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे, आर से, या हम कह सकते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो प्रोबेबल एरर मल्टीप्लाई बाय 6 से छोटी है, तो उस केस में हमने जो कोरिलेशन कैलकुलेट किया है दैट इज आर, वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट। क्लियर। दैट इज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इन टू वेरिएबल्स, कि हमने x और y के बीच का जो भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है दैट इज r निकाला है, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर हमारा r 6 मल्टीप्लाई बाय PE आपने कैलकुलेट किया, इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है या इस वैल्यू से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r सिग्निफिकेंट है। दैट इज कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि हमने x और y के बीच में जो भी कोरिलेशन कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है और उनके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। तो यही रीजन था जिसकी वजह से हम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है प्रोबेबल एरर कैलकुलेट कर लो। आपके पास r की वैल्यू दी रहती है और आप विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबल एरर ये फाइंड आउट कर लो कि आपने जो आर कैलकुलेट किया था वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो अगर हमने प्रोबेबल एरर को मल्टीप्लाई किया 6 से, ये वैल्यू हमारी आर से छोटी है, तो उस केस में आर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, कोई एविडेंस नहीं है कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है। बट अगर हमारा आर बड़ा है प्रोबेबल एरर मल्टीप्लाई बाय 6 से या उसके इक्विवेलेंट है, तो उस केस में कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा और हम ये मानेंगे कि हमने जो आर की वैल्यू कैलकुलेट की वो करेक्ट है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्लियर। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी प्रोबेबल एरर की जो कि इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एग्जाम में बस हमें ये देखना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है। अगर सिग्निफिकेंस के बेसिस पे पूछा है तब तो हम ये 6 मल्टीप्लाई बाय PE वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड अगर कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन पूछा है तब R प्लस माइनस PE करेंगे, तो इससे एक अपर लिमिट आएगी, एक लोअर लिमिट आएगी। जब आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हम लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एरर। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोबेबल एरर की, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी एरर की, और अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एरर की। तो स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो हमने एक वैल्यू रखी थी 0.6745 और 2/3, उसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं
सिर्फ हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, ये हम लोग याद रखेंगे। तो हमें ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला याद रखना है। तो सिंपली जब आप प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। और यहाँ पे भी आर किसको डिनोट करा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, और एन किसको डिनोट करा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो होपफुली प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर क्लियर होगा। अब हम लोग इन दोनों ही टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। एमसीक्यू से बेस्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ आर एज 0.7 व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज 5 एंड कंक्लूड्स दैट आर इज हाईली सिग्निफिकेंट। ये जो स्टूडेंट है इसने क्या बोला कि जो हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की है ये हाईली सिग्निफिकेंट है। बट ये तो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें पता है कि कैसे चेक करना है कि आर सिग्निफिकेंट है या नहीं। क्लियर, हमने ये पॉइंट ऑलरेडी क्लियर किया है कि अगर हमें ये चेक करना है कि आर सिग्निफिकेंट है या नहीं तो हम किसकी हेल्प लेंगे बेटा, प्रोबेबल एरर की। और प्रोबेबल एरर में सिंपली हम लोग को ये देखना है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे आर से। तो देखते हैं इज ही करेक्ट, हमें यही बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास आर की वैल्यू दी है 0.7 और एन की वैल्यू दी है 5। बट क्या हमारे पास क्वेश्चन में प्रोबेबल एरर दिया है, नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का। एंड जब हम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसको आर से कंपेयर करेंगे। क्लियर, तो अब देखो पीई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है और हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम यूज़ करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला क्या था 1 माइनस आर स्क्वायर, आर के यहाँ दिया हुआ है 0.7 तो इसका स्क्वायर ले लेंगे 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, एन कितना दिया हुआ है 5। क्लियर, अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49। क्लियर, 1 माइनस 0.49 हो जाएगा 0.51 एंड अंडर रूट 5 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 2.24। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.15। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी पीई की दैट इज प्रोबेबल एरर की वैल्यू कितनी आ गई 0.15। अब सिंपली हमारे पास आर गिवन है, हमारे पास प्रोबेबल एरर गिवन है और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि क्या आर सिग्निफिकेंट है या नहीं। देखो आर की वैल्यू हमारे पास दी है 0.7 एंड प्रोबेबल एरर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.15। सिंपली हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर आप कैलकुलेट कर लो। तो 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर दैट इज 0.15 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरी वैल्यू आ रही है 0.9। अब हम आर से कंपेयर कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय पीई को, तो आर हमारा कितना है 0.7 और 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर कितना है 0.9। इसका मतलब हमारा आर क्या है लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर। और इस केस में आर हम क्या मानते हैं इनसिग्निफिकेंट। हम ये मानते हैं कि अगर हमारा आर 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर से छोटा है तो उस केस में आर की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर, तो हम लोग सिंपली इसका आंसर क्या करेंगे, सिंस आर इज लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर सो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। सो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इज ही करेक्ट, तो नहीं, उसका जो एनालिसिस था उसका जो कंक्लूजन था वो क्या था इनकरेक्ट। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन व्हेन n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 0.4। अगेन सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने का। अब एक क्वेश्चन हमने 2/3 से सॉल्व करके दिखा दिया और दूसरा क्वेश्चन हम 0.6745 से कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। आप चाहो तो 2/3 से भी सॉल्व कर सकते हो, आपका कंक्लूजन सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व नहीं करें, हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि प्रोबेबल एरर जब आप सॉल्व करोगे तो 0.18 आएगा। सब लोग खुद से सॉल्व करके देख लेना, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना बता दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आपके पास आर की वैल्यू दी हुई है 0.4 और आप 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर फाइंड आउट कर लो। तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 0.18 तो आपकी वैल्यू आएगी 1.08। अगेन देखो हमारी आर की वैल्यू क्या है छोटी है किससे
6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर से। तो क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर सिग्निफिकेंट है? नो, आर इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगेन आर की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबल एरर। तो सिंपली आर क्या हो गया? नॉट सिग्निफिकेंट। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड आर व्हेन इट्स प्रोबेबल एरर इज 0.2 एंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम्स इज 9। सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास प्रोबेबल एरर कितना दिया है बेटा? 0.2 इज इक्वल टू, आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, हम सेकेंड फॉर्मूला ले रहे हैं 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, और एन कितना है? 9। तो सिंपली हम क्या कर दें? 3 लिख दें। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, वैसे तो कैलकुलेटर अगर अलाउड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो स्टेप टू स्टेप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ये 3 इस साइड ले आओ, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 0.6, और ये जो वैल्यू है 0.6745 इसको एज इट इज रहने दो 1 माइनस आर स्क्वायर। नाउ 0.6745 को 0.6 के डिनोमिनेटर में ले आओ, तो वैल्यू हो जाएगी 0.6, तो वैल्यू हो जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6745 इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.8895 इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, और हम कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8895। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.11045 है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 5 कर दे रहे हैं। अब देखो क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू आई है और हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 0.1105, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.332। क्लियर? अब ये सबको पता है कि अगर अंडर रूट की बात करें तो यह वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस माइनस। तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई? 0.332। एग्जाम में जब ऑप्शन दिया रहेगा आंसर में तो ये दोनों ही ऑप्शन साथ में दिया रहेगा प्लस माइनस 0.332। क्लियर? तो ये तो सिंपली हमने प्रोबेबल एरर के हेल्प से, या हम कह सकते हैं प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया? आर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, to study the correlation between the weights and heights of the students of a college, a sample of 100 is taken from the universe. अब सैम्पल अगर 100 है तो n क्या हो गया? 100. The sample study gives the r between the two variables as 9. अब ये 9 नहीं है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0.9. Within what limits does it hold good for the universe? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है किससे रिलेटेड पूछा है? पॉपुलेशन से रिलेटेड, और हमने पहले बताया कि अगर हमसे क्वेश्चन कोरिलेशन पे पूछ रहा है जो कि रिलेटेड है पॉपुलेशन से, तो सिंपली हमें एक लिमिट कैलकुलेट करनी होगी जिसमें आर लाई करता है, और वो लिमिट क्या होगी? आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने का? तो विद द हेल्प ऑफ एन एंड आर अब बहुत ही ईजिली प्रोबेबल एरर कैलकुलेट कर सकते हो। फिर जो भी प्रोबेबल एरर आएगा उसकी हेल्प से पहले एक बार आर प्लस पीई निकाल लेना, देन आर माइनस पीई कैलकुलेट कर लेना। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने समझा दिया है और ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी ऊपर समझाया हुआ है जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी प्रोबेबल एरर की। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आया। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा देंगे। हमने आप लोगों की हेल्प के लिए एक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वो चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, उस पर इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। बट हम कुछ दिन बाद अपडेट करेंगे सो दैट तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना आंसर मेरे को बता सको। अब ये जो हमारा टॉपिक था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट था, बट जनरली हमने देखा है कि एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग कवर करके नहीं जाते और बहुत सारे एमसीक्यूज इन दोनों टॉपिक से बनते हैं, प्रोबेबल एरर से भी एज वेल एज स्टैंडर्ड एरर से। हमारे पास अब कोरिलेशन में सिर्फ एक टॉपिक ड्यू रह गया है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम कोरिलेशन के बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। अगर आप लोगों को आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना।
एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।